नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारी में जुटी कांग्रेस। जिला और शहर अध्यक्षों की बैठक में हुआ मंथन। सपा कांग्रेस गठबंधन से लड़ने वालों सीटों पर मांगा सुझाव। सपा गठबंधन में उपचुनाव की 4 सीटें चाहती है कांग्रेस। सपा गठबंधन में उपचुनाव की 4 सीटें चाहती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर। पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पदाधिकारियों से मांगे गए सुझाव। सपा कांग्रेस गठबंधन की लड़ने वाली सीटों पर मांगे सुझाव। गठबंधन में उपचुनाव की 4 सीटें चाहती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पदाधिकारी से मांगे गए सुझाव। तो लखनऊ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक साथ चलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव में 4 सीटों की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बाद उपचुनाव में किस तरह का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आता है। कांग्रेस की 4 सीटों की मांग क्या समाजवादी पार्टी को मंजूर होती है या नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी चंदन, जिस तरह से उपचुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस लगातार जोरदार तरीके से तैयारी करती हुई नजर आ रही है, उपचुनाव की सीटों को लेकर भी खबर सामने आई है। साफ तौर पर यहां पर खबर है कि 4 सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल किया था, उसके बाद से अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की जो मांग है वो कर रही है। वो बात अगर कर लिया जाए तो कांग्रेस जो है मझावा सीट है, मीरपुर सीट है, ऐसी 2 और सीटें हैं, यानी 4 सीटों पर अभी कांग्रेस मांग कर रही है। लेकिन अभी सामंजस्य अभी बन नहीं पा रहा है समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस को 1 सीट देना चाहती है समाजवादी पार्टी, वही समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा, हालांकि जिस तरह से लगातार बातचीत चल रही है 4 सीटों पर, अब ये देखना होगा कि कांग्रेस को क्या 4 सीटें दी जाती है। हालांकि जो राहुल गांधी है, उनकी इससे पहले भी अखिलेश यादव से बैठकर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों में 4 सीटों पर मांग की गई थी। मझावा की सीट है, साथ ही साथ बता दूं आपको फूलपुर है, मीरपुर है और कुंदरसी सीट है। इस 4 सीटों पर ये कांग्रेस जो है वो मांग करी, क्योंकि लोकसभा सीट जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने बड़ी बढ़त जीती थी, यानी अपनी जीत जो दर्ज कराई थी। उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है, इसको लेकर 4 सीटों पर हालांकि बातचीत तो कर रही है, लेकिन अभी कोई सामंजस्य बन नहीं पा रहा समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। जी बिल्कुल, तो सामंजस्य भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 4 सीटों की मांग है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर उपचुनाव में अगर बात की जाए तो लोकसभा में तो बात बन गई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। क्या लगता है आपको कि उपचुनाव में भी उसी तरह बात बनती हुई नजर आएगी या कहीं कोई खटपट की खबर भी सामने आ सकती है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस लगातार 4 सीटों की मांग कर रही है, 4 सीटों पर लगातार दबाव बना रही है समाजवादी पार्टी पर, ये 4 सीटें हमें दे दी जाए और हम अपने से प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन अभी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ है किसी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 4 सीटें दी जा रही। लेकिन 4 सीटों को लेकर तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो अभी लगी हुई है, वो अटकलें खारिज होती नजर नहीं आ रही। हालांकि राहुल गांधी 4 सीटों की मांग कर रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी 1 सीट देना चाह रही है, लेकिन अभी कोई सामंजस्य ऐसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बड़ी बात देखिए प्रियंका ये होगी कि 4 सीटें दी जाती है या ऐसे खटपट अभी देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, सियासत जो है वो लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। 10 सीटों पर चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा, तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है वो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं देखना चाहती। इसी को लेकर अभी सामंजस्य बन नहीं पा रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि अखिलेश यादव 4 सीटें देते हैं या 1 सीट में ही कांग्रेस सिमट कर रह जाती है। जी बिल्कुल, तो बड़ा सवाल यहाँ है उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन और साथ ही साथ जो भाईचारा अभी तक दिखाई दे रहा था वो बन पाता है या नहीं, क्योंकि दिल्ली में आप देख चुके हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सामने आकर खड़ी हो गई है। जिस
तरह से विरोध करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में क्या आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि अभी तक साथ में कदम ताल करने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव के खटपट के साथ ही साथ कहीं ना कहीं अलग अलग राहें चुनने का मन भी बना ले? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और अगर जसमंजस इनका नहीं बैठ पाता, इनकी बातचीत नहीं बन पाती, तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि गठबंधन से अलग होकर हो सकता है कांग्रेस अलग 4 सीटों यानी 10 सीटों पर चुनाव अलग लड़े। लेकिन अभी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि लगातार यही चर्चाएं बनी हुई है कि 4 सीटों को लेकर कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव बनाती हुई नजर आ रही। वहीं अगर देखिए बात की जाए तो अखिलेश यादव भी किसी भी तरह की हीला हवाली नहीं देखना चाहते, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव होना है और जो प्रत्याशी है, प्रत्याशियों का नाम तय करना है, इसको लेकर तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो अभी भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से दिल्ली में देखने को मिला था, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार दबाव बनाती हुई समाजवादी पार्टी पर नजर आ रही है, हालांकि अखिलेश यादव ने अभी तक कोई मन नहीं बनाया है। एक सीट पर देने की बात जो है वो सामने आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की बात चल रही है। हालांकि अभी कोई गठबंधन इनका बन नहीं पा रहा है। आने वाले टाइम में ये देखना होगा क्या साथ में गठबंधन के साथ ही जो है कांग्रेस को चुनाव लड़ेगी या सीटों को लेकर किसी तरह का कोई विवाद जो है वो देखने को मिलेगा और जो गठबंधन है वो भी टूटता हुआ। लेकिन कई बार देखा गया है कि गठबंधन बनते हैं और जब सीटों की बात आती है तो जब सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो ऐसे में जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आता है। तो अब ये भी है कि 4 सीटों पर बात चल रही है और 1 सीट अखिलेश यादव देने की बात कर रहे हैं। क्या चंदन, जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा मांग की जा रही है, किन सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस? मझावा सीट है, साथ ही साथ फूलपुर सीट है, प्रयागराज की फूलपुर है, मीरपुर सीट है, कुंदर की सीट है। इन चारों सीटों पर जो कांग्रेस है वो अपने प्रत्याशी उतारने की बात करी। हालांकि समाजवादी पार्टी की अगर देखिए बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी 1 सीट देने की बात कर रही है। 1 सीट पर अगर जसमंजस बनता है तो ठीक है, वरना 4 सीटों पर लगातार जो कांग्रेस है वो दबाव बनाती हुई समाजवादी पार्टी पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। अब देखना ही होगा कि समाजवादी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है वो इस दबाव के बाद बरकरार रहता है, आपस में तालमेल बनता है या नहीं बनता है। फिलहाल चंदन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। यूपी में अमेरिका, यूरोप के उद्यमी लगाएंगे उद्योग। यूपी में जापान के भी उद्यमी लगाएंगे उद्योग। विदेशी निवेश के लिए कंट्री डेस्क की स्थापना। मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आयुक्त ने दिए निर्देश। कंट्री डेस्क में दी जाएगी संबंधित जानकारी। कंट्री लीड्स की देखरेख में निवेशकों से संवाद और संपर्क। औद्योगिक विकास नीति के बारे में दी जाएगी जानकारी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश की कवायद आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। कंट्री डेस्क के माध्यम से लोगों से किया जाएगा संपर्क। मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आयुक्त ने दिए निर्देश। औद्योगिक विकास नीति के बारे में दी जाएगी जानकारी। कंट्री डेस्क में दी जाएगी संबंधित जानकारी। कंट्री लीड्स की देखरेख में निवेशकों से संवाद एवं संपर्क। औद्योगिक विकास नीति के बारे में दी जाएगी जानकारी। यूपी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कवायद। अमेरिका, यूरोप के उद्यमी लगाएंगे उद्योग। यूपी में जापान के भी उद्यमी लगाएंगे उद्योग। तो उत्तर प्रदेश में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अलग अलग देशों से संपर्क साधता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ से आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं कंट्री डेस्क के माध्यम से, और साथ ही साथ जानकारी कि कई देशों के उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दें कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने मिलकर G20 का आयोजन किया था, जिसमें कई उद्यमियों को ऑफर भी दिया गया था। और राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित कर जिस तरह से एक पहल की गई थी कि यूपी में खासकर उद्यम लगाए जाए, और इसी क्रम में अमेरिका और यूरोप के उद्यमी अब यूपी में उद्योग लगाएंगे। और साथ ही साथ कंट्री लीड्स को की देखरेख में निवेशकों से यूपी सरकार संपर्क में की है और औद्योगिक विकास के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। और खास बात यह है कि इस मामले में मुख्य सचिव औद्योगिक विकास
आयुक्त के निर्देश पर जो है पूरी तैयारी कर रखी गई है यूपी में उद्योग लगाने के लिए। इसमें अमेरिका और यूरोपीय देश के लोग जो है उद्योग लगाएंगे, जिससे कहीं न कहीं यूपी और देश का भी विकास होगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यूपी में अमेरिका, यूरोप और जापान के भी उद्यमी उद्योग लगाने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कंट्री डेस्क की स्थापना की गई है। कंट्री डेस्क में क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी और इससे किसको मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो उद्यमी होगा और जो अमेरिका और यूरोप के साथ साथ जो जापानी जो उद्यमी है वह भारत सरकार से एक लिखित जो है आदेश लेंगे और उसके बाद उद्योग लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से जहां जहां उद्योग लगने हैं उनको जमीनें भी मुहैया कराएगी और साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं उसके लिए भी जो है यूपी सरकार पूरी तैयारी कर रखी है। और जिस तरह से यह मंसूबा है यूपी के विकास का उद्योग लगाकर, तो इससे कहीं न कहीं एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ेगी और दूसरी तरफ निवेश भी काफी होगा। तो ऐसे में यहाँ एक अच्छी पहल है और जिस तरह से जो प्रयास हुआ था केंद्र और यूपी सरकार की तरफ से वह साकार भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इसी उद्योगों को लेकर, उद्योग लगाने को लेकर मंत्रियों का समूह जो है कई देशों पर भ्रमण पर था और वार्ता भी किया था। जिसमें खास तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डॉक्टर संजय निषाद समेत कई ऐसे मंत्री हैं जो विदेश दौरे पर गए थे और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गए थे। तो कहीं न कहीं जो मेहनत की गई थी उद्योग को लेकर, यूपी के विकास को लेकर, वह सफल होती दिख रही है। जी प्रियंका। जी, तो जिस तरह से कंट्री डेस्क की स्थापना की गई है तमाम जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें उद्योग की तो उद्योग के लिए जमीनें मुहैया कराई जाती है और साथ ही साथ जो उद्योग लगाने वाले उद्यमी होते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा जिम्मा केंद्र और सरकार के सिर पर होता है। और साथ ही साथ जो उत्पादन क्षमता होगी उसे खपाने की भी जिम्मेदारी दोनों देशों के उद्यमियों की होती है। तो ऐसे में मास्टर खाका तैयार कर दिया गया और जल्द ही इसे अब अमल में लाया जाएगा। जी सर। जी बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आज से सावन के पावन महीने का आगाज हो चुका है। सावन के पहले दिन ही पहला सावन का सोमवार पड़ा है, जिससे शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य देव आदिदेव महादेव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं सुबह से ही शिवालयों मंदिर में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भगवान शिव शंभु महादेव का जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से है, जहां आज सावन के पहले सोमवार के दिन भक्त पवित्र स्नान करके दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं दूसरी तस्वीर महाकाल की आप देख पा रहे हैं। उज्जैन में आज पूरे विधि विधान के साथ महाकाल की पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। वहीं तीसरी तस्वीर बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर की है, जहां भारी संख्या में कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। चौथी तस्वीर हरिद्वार, पांचवी तस्वीर गोरखपुर और छठी तस्वीर प्रयागराज से सामने आ रही है। भारी संख्या में भक्त यहां पर भी भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिरों के बाहर जमे हुए हैं। इसके अलावा सातवीं तस्वीर नोएडा के मंदिरों में भी भारी संख्या में भक्त आज पहुंच रहे हैं। वहीं आठवीं तस्वीर मेरठ की और नवीं तस्वीर मुजफ्फरनगर और 10वीं तस्वीर सीतापुर से आप देख पा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आज श्रद्धालु महादेव भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उन्हें जल अभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के आगाज के साथ ही साथ शिवालयों में आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। ये 10 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। भगवान शिव के माह सावन मास के उत्सव को मनाती हुई ये तस्वीरें। वहीं इन 10 तस्वीरों के बाद कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनमें पहली तस्वीर मुंबई से निकलकर सामने आई है। दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं।
तीसरी तस्वीर जयपुर से निकलकर सामने आ रही है और चौथी तस्वीर राजधानी दिल्ली की आप देख पा रहे हैं। दुग्धाभिषेक करते हुए भक्त शिवालय में नजर आ रहे हैं। भगवान शिव की शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए भक्त आज नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कानपुर से आप पांचवी तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर आनंदेश्वर में आज भक्त पहुंचे हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। भगवान शिव के पावन मास सावन के साथ ही साथ पहला सोमवार आज पड़ा है और पहले सोमवार से ही भक्तों के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने की शुरुआत हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आए हैं। तो सावन माह का आगाज हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार भी है। इसी मौके पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में महादेव का जलाभिषेक किया, पुष्प अर्पित किए। इसके बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को भी सुना। मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता दरबार की तस्वीरें हैं। आज सावन के पहले दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को समस्याओं का निपटारा करने के दिशा निर्देश भी दिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, सुनिए। इस बात के लिए है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार और दिल्ली के एलजी मिलकर अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से जेल में उनको मारने की साजिश रची जा रही है। आज एक एक करके बिंदुवार आपको वो सारी बातें बताऊंगा। और आज कोई भी बात प्रमाण और तथ्य के परे नहीं, बल्कि सबूतों के साथ जो कागजात जेल की अथॉरिटीज ने कानूनी रूप से उपलब्ध कराए हैं अरविंद केजरीवाल जी के वकील को, उन कागजातों के आधार पर आपसे बात करेंगे। ये मेडिकल रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी अनहोनी घटना किसी भी दिन जेल के अंदर घटित हो सकती है। और बार बार जिस तरह से एलजी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है, गलत रिपोर्ट जारी कर रही है, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार के साथ मिलीभगत करके दिल्ली के एलजी और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे ये शक और मजबूत होता है और पुख्ता होता है। आपको याद होगा पहले इन लोगों ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ज्यादा खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, अपनी कैलोरी बढ़ा रहे हैं, अपना शुगर बढ़ा रहे हैं, इनको तो इंसुलिन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो इंसुलिन मांग रहे हैं, हम इंसुलिन नहीं देंगे, हम इंसुलिन नहीं देंगे। फिर कोर्ट ने आदेश किया, एम्स के डॉक्टरों ने जांच करी, इंसुलिन शुरू हुई। अब क्या नई कहानी लेके आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खा ही नहीं रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो कुछ नहीं खा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भूखे रह रहे हैं, वो अपनी शुगर कम कर रहे हैं। आपने मजाक बना लिया है। आपने अरविंद केजरीवाल को मारने की गहरी साजिश रच ली है। कभी कहते हो
मिठाई खा लिया, शुगर बढ़ा लिया, कभी कहते हो शुगर घटा लिया, और वो भी रात के समय 50 से कम। अपनी जिंदगी को खुद से मारने के लिए कोई आदमी ऐसे प्रयास करेगा? इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको मारने की गहरी। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या के मवई में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अगस्त महीने से शुरू होने जा रहा है, जिसका आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने जायजा लिया। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को लताड़ा गया है, जिसके बाद इंडिया वॉइस की टीम ने निर्माणाधीन राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया और निर्माण कार्य का जायजा लिया। में राजकीय मेडिकल कॉलेज का कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है और लगभग ये 39 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं कि यहीं पे ओपीडी चलेगी, यहाँ पे मरीजों को देखा जाएगा और जो मरीज आएंगे वो यहीं पे ओपीडी पूरी चलेगी। कई डॉक्टर यहाँ पे बैठेंगे राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल मेडिकल कॉलेज में। मरीजों को आसपास के कई जिलों को जोड़ने वाला है, ये बाराबंकी, अमेठी और अयोध्या को जोड़ने वाला ये मेडिकल कॉलेज होगा। और यहाँ पे नीट के थ्रू जो है बच्चे भी आएंगे, मेडिकल की परीक्षा पढ़ाई भी करेंगे। और मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप दिखाएं कि देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कंप्लीट है। और अभी 3 दिन पहले जो है आयुष मंत्री भी ने भी इसका निरीक्षण भी किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए। माना जा रहा है कि अगस्त में के महीने में जो है ये शुरू हो जाएगा और मरीज यहाँ पे ओपीडी में आकर के अपने को दिखा भी सकेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो रुदौली वासी है उनको काफी बड़ी सौगात यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज है वो लगभग 39 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है और काफी तेजी से काम जो है यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जो आयुष मंत्री आए थे उन्होंने यहाँ पे कुछ जो मटेरियल है उसको भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं। और यहाँ पे भी मैं पीछे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्य जो है बहुत तेजी से चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम। और ये मार्च पूरा होना था, लेकिन अभी कुछ महीने और बाकी हैं इसको पूरा होने में और ये माना जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक ये पूरी तरीके से फाइनल की स्थिति में होगा। और कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है ये इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो आयुष मंत्री आए थे उन्होंने जो सवालिया निशान उठाया था कि मोहरंग जो आई हुई है उसमें डस्ट मिली हुई है। और मैं यह कैमरा पर्सन कहूंगा कि ये वही डस्ट है जो मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने इस मोरंग में जो है डस्ट होना बताया था। इसका सैंपल भी लेकर के गए हैं, लैब में उन्होंने भेजा भी है। और ये जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उनसे हम राकेश द्विवेदी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पे आयुष मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि ये मोरंग में मिट्टी मिली हुई है, क्वालिटी 3rd क्लास की है, क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हमारी गुणवत्ता पूरा है। और ये मोरम जो माननीय मंत्री जी के आने पे मोरम रखी थी वो भी मोरम आज भी यहाँ पे है। और कुछ स्थानीय लोकल के लोग जो इस मिट्टी को मोरम को मिट्टी बता करके माननीय मंत्री जी को गुमराह किया गया है। आज जो 2 दिन पहले हमारे मंत्री जी आए थे, जो गुणवत्ता देख रहे मोरम और ईंट की देखे थे, आज भी वही हमारे पास सैंपल रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे 100% माननीय मंत्री जी और हमारे उच्च अधिकारी जो हर महीने मंथ में आकर के साइड विजिट करते हैं। हमारे प्रशांत यादव जी जो हमारे यहाँ के जेई हैं, 24 घंटा यहाँ रहकर अपने निगरानी में काम कराते हैं। तो हम लोग कहीं गलत काम, कहीं गलत गुणवत्ता से कोई मटेरियल नहीं करते, सारा का 100% गुणवत्ता हम एक ही नंबर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जो ये मिट्टी पड़ी हुई है यही चीज ऊपर रही हो, उसी चीज को पेश कर दिया हुआ है मंत्री जी को? धूल उड़ती है, बारिश का महीना है, हम लोग माल अपना डंप कर रहे हैं और जेसीबी से या ट्रैक्टर से जब माल को हम अपना डंप करते हैं तो कुछ कण नीचे से, कुछ कण जो है नीचे से मिट्टी से ऊपर आ जाती है। तो माननीय मंत्री जी को गुमराह करने के लिए उसी मिट्टी को दिखा दिया गया कि ये मोरम मिक्स मिट्टी का यूज कर रहे हैं। सर ये जो गलत, सरासर गलत है, जो कि आपके सामने हमारा मटेरियल माननीय मंत्री जी के आने पे जो था आज भी वही मटेरियल आज भी है, आप अपने कैमरामैन से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो राकेश द्विवेदी है यहाँ निर्माण कार्य करा रहे हैं और उनका कहना है कि ये वही मोरंग है जो मंत्री जी आए थे और इसको मिट्टी होना बताया गया था, जबकि इसमें मिट्टी जो है नहीं दिखाई पड़ रही है। वजह यह थी कि जो नीचे की बटोरन थी वो ऊपर थी, उसको कुछ स्थानीय लोग जो थे उन्होंने जो विरोधाभास में जो है यहाँ पे पेश किया है गुमराह करने के लिए मंत्री जी को। और ये वही बिल्डिंग है जिसको जो यहाँ पे मंत्री जी को बताया गया है कि बीम जो पड़ी है वो तिरछी हुई है, लेकिन यहाँ पे बीम की भी स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बीम पे जो है प्लास्टर का भी कार्य यहाँ तेजी से चल रहा है। और फिर क्या वजह थी जो यहाँ पे जो टेढ़ी होना बताया गया है। और इस तरफ मैं ईंटे की भी क्वालिटी दिखाना चाहूंगा कि ईंटा देख सकते हैं, इस ईंटे को जो है
थर्ड क्लास का बताया गया था कि ये सीटें की क्वालिटी काफी लो है। और लेकिन यहाँ पे जो इंचार्ज है राकेश द्विवेदी, उनसे हम बात करते हैं कि ये ईंटें की क्वालिटी जो है ये बताया जा रहा था कि थर्ड क्लास की, इस पे क्या कहेंगे? सर, जो माननीय मंत्री जी के आने पर जो चट्टे का ईंटा उठाकर कुछ स्थानीय लोग ने उनको दिखाया था, वो आज ही वही चट्टे का ईंटा हम भी दिखा रहे हैं। आप कैमरे को दिखा लीजिए कि ये इसको लोग बता दिया कि 2 नंबर ईंटा लग रहा है, जो कि क्या वजह थी जो इस तरीके का कुछ लोगों ने बताया कि जबकि कंपनी आपकी गुणवत्तापूर्ण काम कर रही है? सर, वजह तो हम ये नहीं बता पाए क्या वजह है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों को कुछ कार देने के लिए लेने के लिए आए थे और हमने मना कर दिया था कि हमारी कंपनी खुद काम करती है, किसी को ठेके पे काम नहीं देती पेटी पे, तो कुछ उस कार। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जंतर मंतर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से
किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का
लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा तक के लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा ही आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण संसद भवन से। आज तो आप जंतर मंतर से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बजट सत्र से पहले संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।